एक शाम जब प्रिया जंगल की एक बुलंद चट्टान पर बैठी थी, उसे नीचे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। जैसे ही वो उठी और नीचे झांका, उसने एक बूढ़े शख्स रामलाल को ऊपर आते देखा। रामलाल के हाथ में तेल की एक छोटी सी शीशी थी। प्रिया के दिल में हलचल सी मच गई, जैसे कई सालों बाद कोई इस जंगल के वीराने में आया हो। उसने जोर से आवाज लगाई, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। रामलाल, जो नीचे से चढ़ता चला आ रहा था, उसकी आवाज सुनकर रुक गया। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। प्रिया बेकाबू होकर उसकी तरफ दौड़ी और जैसे ही वो चट्टान पर पहुंचा, प्रिया उसके पास आई और उसका बाजू पकड़ लिया। जब उसकी नजर राम लाल के हाथ में मौजूद तेल की शीशी पे पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। प्रिया के दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा हो गई। वो खामोशी से रामलाल का हाथ पकड़कर उसे और ऊपर एक सुनसान चट्टान की तरफ ले जाने लगी। रामलाल हैरत से उसकी तरफ देखता रहा। अरे, कहाँ ले जा रही हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? प्रिया ने जवाब न दिया, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। वो दोनों एक बुलंद चट्टान तक जा पहुंचे जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वहां पहुंचकर प्रिया ने कहा, तुम एक मालिश करने वाले हो? रामलाल ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ बेटी, मैं एक मालिश करने वाला हूँ। प्रिया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो क्या तुम मेरी टांग पर मालिश कर सकते हो? रामलाल ने घबरा कर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ। तुम तो एक लड़की हो। प्रिया ने झट से अपनी टांग पकड़कर नीचे बैठते हुए कराहना शुरू कर दिया। यहाँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रामलाल परेशान होकर उसके करीब आया। कहाँ दर्द हो रहा है? दिखाओ। यहाँ मेरी पिंडली में, जरा मालिश कर दो, शायद आराम आ जाए। रामलाल कुछ पल के लिए रुका, फिर झुककर आहिस्ता से उसकी पिंडली पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक मकसद की तामील का पहला कदम जैसे पूरा हो रहा हो। अब रात हो गई थी, अंधेरा हर तरफ छा गया था। रामलाल वहां से उठा और चट्टान से नीचे उतरने लगा। प्रिया पीछे से पुकारती हुई बोली, इस वक्त कहाँ जाओगे? अंधेरा बहुत हो चुका है, आज रात यहीं रुक जाओ मेरे पास। रामलाल ने जब देखा कि रात काफी हो चुकी है, वो एकदम रुक गया और प्रिया की तरफ देखने लगा। प्रिया बहुत खूबसूरत और जवान थी। वो उसे देखता ही रह गया। फिर कुछ सोचे समझे बिना प्रिया के करीब आने लगा। प्रिया के पास पहुंच कर रामलाल ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ, लेकिन यहाँ सोने की जगह कहाँ है? प्रिया बोली, वो जगह भी मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और एक बार फिर जंगल की चट्टान पर उसकी कच्ची झोपड़ी की तरफ चलने लगी। प्रिया और रामलाल झोपड़ी के पास पहुंच गए। प्रिया ने झोपड़ी को देखा तो बोली, ये तो छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ तो सिर्फ एक आदमी सो सकता है। प्रिया रामलाल के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, झोपड़ी छोटी है, लेकिन ये जंगल तो बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर उस चट्टान पर ही सो जाएं? रामलाल बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर प्रिया ने चट्टान पर चटाई बिछाई और रामलाल से कहा, यहाँ आ जाओ। रामलाल चटाई पर बैठ गया। प्रिया भी उसके पास आई और चटाई पर बैठ गई। फिर प्रिया की नजर रामलाल की तेल की शीशी पर पड़ी, जिससे वो मालिश करता था। प्रिया ने रामलाल की तरफ देखा और तेल की शीशी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? रामलाल बोला, जो जितना देता है ले लेता हूँ। प्रिया ने कहा, मुझसे कितने लोगे? रामलाल कुछ न बोला और खामोश रहा। फिर प्रिया धीमी आवाज में रामलाल की तरफ देखते हुए बोली, तुम कहाँ कहाँ की मालिश करते हो? रामलाल बोला, जहाँ की जो चाहे कर देता हूँ। प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर वो उठी, भागती हुई झोपड़ी के अंदर गई और कुछ लकड़ियां लाकर उसने आग जलाई। फिर 2 अंडे उबालकर रामलाल के सामने रख दिए। जब रामलाल ने अंडे देखे तो बोला, इसकी क्या जरूरत थी? प्रिया बोली, यहाँ बहुत ठंड है, तुम ये अंडे खा लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। रामलाल सवाल भरी निगाहों से प्रिया की तरफ देखता रहा, लेकिन कुछ बोल ना पाया। उसने एक अंडा खा लिया। फिर उसने प्रिया से पूछा, क्या तुम कुछ नहीं खाओगी? प्रिया बोली, मुझे ठंड नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसकी जरूरत है, मुझे नहीं। रामलाल को समझ नहीं आया कि प्रिया क्या कहना चाहती है। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी और रामलाल वहीं चटाई पर लेट गया। प्रिया भी दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों सो गए। सुबह हुई और अभी रामलाल सो रहा था कि प्रिया उठी और जंगल की एक चट्टान पर अपना बाजू पकड़कर बैठ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू। रामलाल की आंख खुली। जब उसने आवाज सुनी तो वो फौरन प्रिया की तरफ दौड़ा। देखो, मेरे बाजू में जैसे आग लग गई हो। प्रिया की आवाज
में इतना दर्द छिपा था कि राम लाल के कदम अपने आप तेज हो गए। वो हाँपता कांपता उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ या यहाँ? वो उसके बाजू को नरमी से छूने लगा। प्रिया ने जोर से आंखें बंद कर लीं। हाँ वहीं, जरा और नीचे, अब ऊपर, हाँ बस वहीं। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया, जैसे वो उन उंगलियों को महसूस करते हुए किसी और ही दुनिया में जा रही हो। रामलाल अपनी पूरी तवज्जो और माहिराना अंदाज से उसके बाजू पर तेल की मालिश करता रहा। बेटी, तुम्हारे जिस्म में ऐसे दर्द क्यों छिपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। प्रिया की आवाज में अचानक ठंडक आ गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर वो अचानक मुस्कुराई। लेकिन तुम तो ख्याल रख सकते हो ना? रामलाल खामोश हो गया। उसका दिल जैसे कांप गया हो। वो कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अचानक प्रिया खड़ी हो गई और तेजी से चट्टान के पीछे गायब हो गई। रामलाल हैरान होकर उसके पीछे लपका, मगर जब वो पहुंचा तो प्रिया एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई थी। रामलाल ने उसे इधर उधर ढूंढा, फिर उसकी नजर उस पत्थर के पीछे गई जहां से प्रिया छुप छुप कर उसे देख रही थी। रामलाल उस जगह की तरफ भागा और बोला, अब यहाँ पर आकर क्यों बैठ गई हो? प्रिया बोली, ये जगह कैसी है? ना कोई यहाँ है, सिर्फ तुम और मैं हैं। रामलाल ने हैरानी से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया ने दिल ही दिल में कुछ सोचा और फिर कहा, नीचे बैठ जाओ। रामलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो प्रिया के कहने पर नीचे बैठ गया। अब बताओ, क्या इरादा है तुम्हारा? रामलाल हैरानी से प्रिया की तरफ देखने लगा। प्रिया ने बात पलटते हुए कहा, क्या तुम मेरे पास रहोगे या वापस जाओगे? इस बारे में पूछ रही थी। रामलाल कुछ न बोला। कुछ लम्हे दोनों खामोश बैठे रहे। फिर प्रिया उठी और बोली, आओ आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूँ, तुम मेरे पहले मेहमान हो। रामलाल ने कहा, वो क्या? प्रिया शरारत से हंसी, तुम देखोगे और सारी जिंदगी याद रखोगे। वो दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े। जंगल की चट्टान पर सूरज की किरणें झोपड़ी की कच्ची दीवारों से छनकर अंदर आ रही थीं। प्रिया ने आग जलाई और इस बार गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। रामलाल ने हैरत से पूछा, ये कहाँ से आया? प्रिया ने पलट कर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी यहाँ कोई आया था। रामलाल ने थोड़ा चौंक कर कहा, फिर वो कहाँ गया? प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, चला गया, नीचे वादी में, बहुत नीचे। रामलाल के माथे पर बल पड़ गए, मगर वो कुछ न बोला। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ और दोनों ने बैठकर खाना खाया। अब शाम होने लगी थी, सर्द हवा चलने लगी थी। प्रिया ने रामलाल का हाथ पकड़ा और उसे एक पत्थरीले मकाम के ऊपर ले गई। ऊपर पहुंचने के बाद प्रिया नीचे एक जगह बैठ गई और अपना सर पकड़कर बोली, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? रामलाल ने कहा, बोलो क्या? प्रिया ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। रामलाल काफी देर सोचता रहा, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रहा हो। फिर वो आहिस्ता से बोला, अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। मालिश करने के बाद रामलाल और प्रिया उसी मकाम के पास आग के करीब बैठ गए जहां उनकी कच्ची झोपड़ी थी। प्रिया ने लकड़ियां इकट्ठी की और झोपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के पास बैठ गए। प्रिया रामलाल की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? इससे पहले कि रामलाल कुछ जवाब देता, अचानक प्रिया ने कहा, हाँ तुम परेशान मत हो, दिल छोटा न करो, मैं हूं ना तुम्हारी। रामलाल जैसे एकदम दंग रह गया, मगर कुछ न बोला। कुछ देर आग के पास बैठने के बाद दोनों वहीं जंगल की चट्टान पर लेटकर सो गए। सुबह के वक्त प्रिया उठी और चुपके से जंगल की एक बुलंद जगह की तरफ चली गई जहां एक गोल दायरा बना हुआ था। प्रिया उस दायरे में बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए अपने आप से कहने लगी, इस खूबसूरती का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही नहीं देती। मुझसे अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इससे बेहतर तो मैं पहले ही थी, कम से कम सुकून तो था। उधर राम लाल की आंख खुली और जब उसने प्रिया को अपने पास न पाया, वो उसी दायरे की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो प्रिया दायरे में बैठी हुई थी। रामलाल चुपके से उसके पास गया। प्रिया को शदीद दर्द हो रहा था। रामलाल ने फौरन पूछा, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्यों आकर बैठी हो? प्रिया जल्दी से खामोश हो गई और कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं वैसे ही आई थी, मेरे पाँव में थोड़ा दर्द है बस। रामलाल ने पाँव को थोड़ा सा दबाया और प्रिया को लेकर झोपड़ी के अंदर आ गया। झोपड़ी के अंदर पहुंचकर रामलाल ने पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें हर रोज दर्द क्यों होता है और उस जगह पर क्यों गई थी? प्रिया बोली, ये मेरी सजा है और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। रामलाल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे लिए कैसे? प्रिया की आंखों में कोई राज था, मगर वो कुछ बोले बगैर झोपड़ी से बाहर निकल आई।
दोपहर हो चुकी थी। प्रिया ने कुछ खाना पकाया और दोनों ने मिलकर खाया। दोपहर का खाना खत्म हो चुका था। झोपड़ी के बाहर खामोशी छाई हुई थी। रामलाल ने कहा, कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? प्रिया ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लगता है। रामलाल ने कहा, तुम अजीब हो, एक दिन भूखी नजर आती हो, दूसरे दिन गोश्त पका लाती हो। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी भूख पेट में नहीं दिल में लगती है। रामलाल ने चौंक कर कहा, ये तुम्हारे जुमले मुझे अजीब लगते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? प्रिया ने नरमी से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, बस एक बात बताओ, आज रात भी मेरे साथ यहीं रहोगे ना? रामलाल ने आंखें भरकर कहा, रोज यही पूछती हो, फिर भी रुक जाता हूँ। तुम रहती हो मैं रहता हूँ। प्रिया ने सर झुकाकर कहा, अभी मुझे जाने दो तो बेहतर है। रामलाल ने कुछ लम्हे खामोश रहकर पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या होगा? प्रिया ने आहिस्ता से कहा, तो वो दर्द लौट आएगा। रामलाल ने चौंक कर कहा, आज फिर कहाँ दर्द है? प्रिया ने जवाब दिया, दिल में। रामलाल ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, उसकी तो मेरे पास दवा नहीं है। प्रिया ने शरारत से कहा, तुम्हारे हाथों में शिफा है, तुम्हें क्या पता? रामलाल ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे खेल रही हो। प्रिया ने संजीदगी से कहा, अगर खेलती तो तुम हार चुके होते। रामलाल खामोश हो गया। प्रिया ने आहिस्ता से कहा, चलो एक जगह चलती हूँ जो तुमने अभी तक नहीं देखी। रामलाल ने पूछा, कहाँ? प्रिया बोली, जंगल की दूसरी तरफ एक गार है, छोटी सी। दोनों जंगल के दूसरे हिस्से पर गए। रामलाल ने गार में झांकते हुए बोला, यहाँ तो अंधेरा है। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, इसीलिए पसंद है मुझे, कोई चेहरा नहीं, कोई आईना नहीं। रामलाल ने हैरत से पूछा, ये गार तुम्हारे लिए है? प्रिया ने जवाब दिया, नहीं, मेरे माजी के लिए है। रामलाल बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। प्रिया ने आहिस्ता से कहा, और तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भुला हुआ है। रामलाल ने सर हिलाकर कहा, मेरी उम्र अब याद रखने की नहीं रही। प्रिया ने थोड़ा झुककर सर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, यादें उम्र से नहीं दिल से चिमटती हैं। रामलाल बोला, तुम मुझे बदल रही हो। प्रिया बोली, नहीं, तुम्हें वापस ला रही हूं। सुबह के वक्त प्रिया आहिस्ता से उठकर बाहर निकल आई और जंगल की उस बुलंद जगह पर जाकर बैठ गई जहां गोल दायरा बना था। वो रोज वहां जाती थी, बिना कुछ कहे घंटों बैठी रहती। रामलाल ने नींद से आंख खोली, बिस्तर के किनारे हाथ फेरा, मगर प्रिया वहां नहीं थी। वो फौरन बाहर निकला और उस दायरे की तरफ बढ़ा। उसके करीब जाकर रुक गया। रोज सुबह यहां बैठने की क्या वजह है? रामलाल ने गर्दन झुकाकर पूछा। प्रिया ने नरमी से जवाब दिया, ये जगह खामोश है और खामोशी के बीच अपनी आवाज सुनाई देती है। प्रिया ने कहा, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब सा दर्द है, जरा देख लो, कल कमर में था, आज कंधा। तुम्हारे दर्द का सफर कब खत्म होगा? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा। रामलाल ने आहिस्ता से हाथ उसके कंधे पर रखा और मालिश करने लगा। यहाँ थोड़ा नीचे, ये जगह तो बिल्कुल ठंडी है, यहाँ दर्द कैसा? रामलाल ने चौंक कर पूछा। कुछ दर्द जिस्म में नहीं होते, रूह में उतरते हैं। रामलाल खामोश रहा, सिर्फ हाथ चलाता रहा। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। जब तुम छूते हो तो जैसे सब कुछ थम जाता है। रामलाल ने हैरानी से पूछा। मैं तो सिर्फ तेल लगाता हूँ, इतना असर तुम पर क्यों होता है? प्रिया बोली, शायद तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। फिर वो खामोश हो गई। रामलाल ने कुछ कहना चाहा, मगर जुबान बंद रही। प्रिया ने आहिस्ता से कहा, चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। वो दोनों जंगल की दूसरी जानिब गए। एक पतली सी पगडंडी के किनारे दरख्तों के पीछे एक पुराना चश्मा बह रहा था। ये जगह तुमने कभी मुझे क्यों नहीं दिखाई? रामलाल ने हैरत से पूछा। क्योंकि ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अंदर बहने का हौसला रखते हैं। आज तुम बदले बदले लग रहे हो, प्रिया ने मुड़कर कहा। और तुम हर दिन नहीं लगती हो? रामलाल ने मुस्कुराकर पूछा। मैं रोज नई बनने की कोशिश करती हूँ, पर अंदर वही रहती हूँ जो कभी थी। रामलाल ने आहिस्ता से पूछा, और वो कौन थी? प्रिया ने नजरें झुकाकर कहा, वो जिसे खुद से नफरत हो गई थी। रामलाल ने उसके चेहरे की तरफ देखा। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। तुम ये सब बर्दाश्त कैसे करती हो? रामलाल ने धीरे से पूछा। बर्दाश्त नहीं, शायद इंतजार है। प्रिया की पलकों की झपकी में जैसे नमी थी। किस बात का इंतजार? तुम्हारी खामोशी के टूटने का। अगले रोज प्रिया एक बार फिर दबे पांव उठी और उसी जंगल की चट्टान पर उसी दायरे में जाकर बैठ गई। अब वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगी। मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ, मैं अपनी गलती कबूल करती हूँ, बस मुझे मेरा सुकून वापस मिल जाए। ये हुस्न, ये जवानी मुझे नहीं चाहिए। इतने में रामलाल वहां पहुंच गया और प्रिया की सारी बातें सुन ली। रामलाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वो कुछ है जो मैंने बरसों पहले किसी और में देखा था। प्रिया चौंक कर उसकी तरफ देखती है। किसमें?
एक औरत थी, खूबसूरत, जहीन, लेकिन दिल की बहुत नरम। वो भी ऐसे ही देखती थी। प्रिया ने नजरें झुकाने की कोशिश की, मगर रामलाल की निगाहों से बच न सकी। रामलाल ने एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, पर मैं इंतजार कर सकता हूँ जब तक तुम खुलकर सब कहने को तैयार ना हो। उसी लम्हे दूर आसमान पर बिजली चमकी। प्रिया कांप गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहीं। प्रिया बोली, हाँ, तुम किसी औरत की बात कर रहे थे। रामलाल पल भर खामोश रहा, फिर बुदबुदाया, हाँ, एक औरत थी, वो गई और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करता रहा। प्रिया की आंखें भर आईं। अगर वो औरत वापस आ जाए तो? रामलाल धीमे से बोला, मैं उससे कुछ ना पूछूंगा, बस यही चाहूंगा कि वो मेरे साथ खुशी से रहे। प्रिया ने कांपते हाथों से कहा, अगर वो औरत मैं हूं? रामलाल चौंक गया। उसकी सांस जैसे रुक सी गई। प्रिया ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। मैं वही औरत हूं जिसने आपको बरसों पहले छोड़ दिया था। रामलाल की आंखों में नमी आ गई। तुम मेरी? प्रिया ने गर्दन झुका ली और बहुत आहिस्ता से बोली, मैं आपकी बीवी हूं, वही जिसने आपको तन्हा छोड़ दिया था। फौजा जैसे साखित हो गई। हवा भी रुक सी गई। जंगल ने एक राज वापस उगल दिया था। प्रिया ने धीरे से सर झुका लिया। मैं डरती थी कि कहीं आप मुझे माफ ना करें। रामलाल ने हाथ बढ़ाया और उसके कांपते हाथ को थाम लिया। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस खूबसूरत रहना चाहती थी, हमेशा के लिए। इसी ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। रामलाल ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ, मुझे आज सब कुछ कह डालो। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना सच बयान करने लगी। उस दिन मैं आपको छोड़कर अकेली निकल पड़ी थी। दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। चलती चलती एक जंगल में पहुंची, जहां एक पुरानी कच्ची झोपड़ी में मुझे एक अजीब सी औरत मिली। वो एक काली जादूगरनी थी। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, अगर तुम चाहती हो कि जवानी कभी न जाए तो तुम्हें एक कीमत अदा करनी होगी। मैंने हाँ कर दी। रामलाल ने आंखें भरकर उसकी तरफ देखा और फिर उसने मुझे कुछ तावीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने मुझे किसी एक जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। पहले छोटे परिंदों से शुरू किया, फिर खरगोश, फिर बकरी और फिर प्रिया की आवाज कांपने लगी। फिर मेरे जिस्म में अजीब से दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में तेजी, कभी हाथों में जलन, कभी दिल जैसे धड़कना ही भूल जाए। फिर मैं एक आमिल बाबा के पास गई। उन्होंने सब सुनकर कहा, तुमने कुदरत से बगावत की है, अब माफी सिर्फ तौबा से मिलेगी। तुम्हें तन्हा जंगल में जाकर रहना होगा, अपने गुनाहों की तौबा करनी होगी। और उन्होंने कहा, जिसे तुमने छोड़ा उसे वापस लाओ। अपने शौहर को, जिसका दिल तुमने तोड़ा, उसकी खामोशी का कफ्फारा अदा करो। रामलाल की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तुमने जो गुनाह किए उनका इकरार ही सबसे बड़ी तौबा है। चट्टान पर फिर से धुंध छा गई, लेकिन इस बार उन दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं था, कोई झूठ नहीं था। अचानक एक झटका सा प्रिया के जिस्म में महसूस हुआ और वो पहले जैसी हो गई। ज्यादा हसीन और खूबसूरत नहीं, मगर अब उसके दिल और जिस्म दोनों को सुकून मिल चुका था। फिर वो दोनों वहां से अपने घर लौट आए और हंसी खुशी की जिंदगी बसर करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसका इकरार और तौबा ही असली रास्ता है।